ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेंस एग्ज़ाम के संबंध में कुछ गाइडेंस दूंगी। मेंस एग्ज़ाम आप प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद आपको करना होता है, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं। 2 होते हैं लैंग्वेज के, यानी हिंदी और इंग्लिश के। एक होता है एस्से, निबंध, जो 2 पार्ट में होता है। 4 जीएस के पेपर होते हैं एवं एक सब्जेक्ट ऑप्शनल जो आप चूज करते हैं उसका पेपर होता है। तो इन 9 पेपर्स को आपको सभी को क्लियर करना पड़ता है। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था, एनसीईआरटी पुस्तकें इसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप एनसीईआरटी की अब मेंस आपको करना है, तो पहले आपने जो पढ़ा एनसीईआरटी बुक्स में वह भी काम आएगा, लेकिन आपको थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको 6 से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी की बुक्स को पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना होगा, क्योंकि यह बेसिक जानकारी है एवं एक तरीके से फाउंडेशन है जो आपको आगे के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे जनरल स्टडीज हो या ऑप्शनल हो, उसमें बहुत मदद करेगा। ऐसे राइटिंग में भी ये बहुत मदद करेगा। तो एनसीईआरटी की 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक जितनी भी पुस्तकें हैं उसको आप खरीद लें, और उसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट आदि सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब सब्जेक्ट पर आपकी पूर्णतया पकड़ होनी चाहिए। तो ये आप मत सोचिए कि आप इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ेंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्ट बेसिक हैं, एकदम बेसिक है। इसके प्रत्येक चैप्टर को आपको जब तक पूरी तरीके से समझ नहीं आता है तब तक आप उस चैप्टर को रिपीट करिए, रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। जब एनसीईआरटी की 6 से 12वीं क्लास की इन पुस्तकों को आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, तब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसके ऊपर आप आगे का कार्य कर सकते हैं। अब आप लैंग्वेजेस पे आइए, तो 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का या इंग्लिश का। हिंदी मतलब है तो 22 भाषाएं, लेकिन जिन्होंने हिंदी के लिए ऑप्ट किया है उन्हें हिंदी, और जो अन्य भाषाओं में कर रहे हैं उनके लिए वो भाषा। किसी ने अगर उड़िया भाषा दिया है, बंगाली भाषा दी है, तो उस पेपर में उनको निबंध लिखने होते हैं ना। इन निबंधों को लिखने के लिए आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। आप निबंध किस विषय पर लिख रहे हैं उसको समराइज करना होगा ठीक से, इधर उधर की बातें नहीं। और इसमें भी आपको एक पूर्ण जानकारी होनी चाहिए बेसिक चीज़ों की। ऐसे के ऊपर बहुत सी किताबें आती हैं मार्केट में, और उसमें एक अच्छी या कई जो 2-4 किताबें ऐसे की अच्छी हों उन्हें पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं उसमें भी कई बार आपको अच्छे जो है टॉपिक्स पर राइटअप्स मिल जाते हैं, जिसे आप पढ़ेंगे आपको यह मालूम होगा कि आपको अपना ऐसे कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, कौन से फैक्ट्स आने ज़रूरी हैं। तो ऐसे राइटिंग में ये बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उस विषय की पूर्ण जानकारी है, कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। फालतू कुछ नहीं लिखना है, फालतू लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए जो लिखें एक तरह से कंसाइज हो, क्लियर हो, कॉम्पैक्ट हो, इंफॉर्मेशन सही हो। तो ऐसे राइटिंग में बहुत से टॉपिक्स होते हैं। कई बार जनरल टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे भी ऐसे लिखने को बोला जाता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं जैसे आपकी जानकारी होती है। कई बार व्हाट इज़ द हैप्पीनेस इंडेक्स, या
PLI क्यों बढ़ती जा रही है कोर्ट्स में, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद ही आपको ये समझ आ जाएगा कि टॉपिक्स जनरली किस तरह के होते हैं। इन टॉपिक्स को आप पढ़ लें, समझ लें, एवं जब आप लिखें तो यह आप समझ के लिखिए कि कई चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हुआ, उसका इफेक्ट इस टॉपिक पर किस तरह पड़ेगा, या कोई नेशनल इवेंट हुआ, उसका इफेक्ट इस टॉपिक पर कैसे पड़ेगा। तो हर टॉपिक पर अगर आप एनालाइज करें तो हर चीज़ की एक विश्व के लिए जो है एक एस्पेक्ट होता है, एक होता है अपना देश में क्या एस्पेक्ट हुआ, इसका क्या उससे फर्क पड़ा, क्या ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर एक उदाहरण दें तो जैसे कि अभी चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, क्या इससे फ़ायदे होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्यों ये लाया जा रहा है, क्या ये ज़रूरी है, विश्व के अन्य देशों में ये कैसे लागू किया गया, कहाँ पर लागू किया गया, कैसे लागू किया गया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले वर्षों में, ये सब देखना होगा। या आप जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिस पर बहुत अभी चर्चा चल रही है, उसके बारे में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है, यह कैसे लाया जाएगा, इसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव साइड है, किन किन देशों में लाया गया, क्या प्रभाव पड़ा वहाँ पे, हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे हम इसको आगे ले जाएंगे, कैसे इसका प्रभाव जो है वो आगे देखने को मिलेगा, क्यों हमको करना चाहिए। बहुत से एंगल्स हैं, तो जितने आप एंगल्स हैं उसको मिलाकर लिखेंगे, वैसे ही आपका जो है ऐसे और अच्छा और अत्यंत ही रोचक बनेगा। जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। इनमें आपको जो मैंने आपको बताया NCERT की जो बुक्स होती हैं उसमें से सब बेसिक आपके इंफॉर्मेशन निकल के आते हैं, उसके बेसिस पर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ये समझिए कि NCERT की बुक्स आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके बाद ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो आपकी करंट नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है विश्व में, क्या वर्ल्ड वॉर से क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ युद्ध चल रहा है, क्या रीज़न है, और ये क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है। बहुत से टॉपिक्स हैं जो अभी करंट चल रहे हैं। इन टॉपिक्स पर बेसिकली आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप पिछले वक्त के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किन टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जाता है, यानी कि उनको पूछा जाता है लेकिन अलग अलग एंगल से पूछा जाता है। मतलब शब्द बदल दिए जाते हैं लेकिन बेसिकली अल्टीमेटली टॉपिक वही है। एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं अलग अलग वर्षों में। तो टॉपिक कौन कौन से ज़रूरी हैं, और टॉपिक अगर ज़रूरी है उस पर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, और उसको लिखना ज़रूरी है कि इस टॉपिक पर क्या क्या आपने पढ़ा है। सारे फैक्ट्स, तथ्यों का समावेश उसके आंसर में होना चाहिए, यानी कि कॉम्पैक्ट कंसाइज आंसर विद ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स। तो जब आप ये करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसका जवाब इस तरीके से लिखा जाना ज़रूरी है। एक और स्किल आपको बहुत डेवलप करनी पड़ेगी। ना केवल आपको पढ़ने लिखने आदि की आदत होनी चाहिए, तरह तरह के टॉपिक्स पर पढ़ना लिखना, आपको जो विशेष रूप से इंटरेस्टिंग लगता है और जो आप समझते हैं कि करंट अफेयर्स में है, इसमें निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, उन सब टॉपिक्स को पूरी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही आपको अपनी स्किल, राइटिंग स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको जो समय दिया जाता है उसमें सभी क्वेश्चंस आपको पूर्ण करने होते हैं, तो एक सीमित समय में आप उस आंसर को अच्छी तरीके से कैसे
उसका जवाब देंगे, यह जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करिए। स्पीड में लिखिए। ज़्यादातर मुझे लगता है कि बॉल पॉइंट ज़्यादा आसान होता है, जिससे ज़्यादा स्पीड बनती है लिखने में, और आप उसको जल्दी यूज़ कर सकते हैं। इंक पेन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बॉल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने आधे घंटे में कितने पेपर लिख लिए, कितने आंसर शीट लिख लिए, आपने 1 घंटे में कितने सवाल सॉल्व कर लिए, ये आप देखिए लिख के। अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को भी पूर्णतः डेवलप करिए। यह सिर्फ जानना ही नहीं है, इसको पेपर पर उभारना, पेपर पर लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह रिटन टेस्ट है एवं इसमें आपको पूर्णतः सभी फैक्ट्स को डालना है, स्पीड में डालना है, निश्चित टाइम में पूर्ण करना है, एवं लास्ट में आप 10 मिनट बचा के रखिए, ताकि उस जवाब के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करके देखिए कि आपने उस जवाब के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपने या तो ABCD या उसको अंडरलाइन कर दिया है ठीक से, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी लगना चाहिए कि आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है एवं पढ़ने में भी आसान है, दिख रहा है, सभी पॉइंट्स डाले गए हैं, तो वह आपको अच्छे मार्क्स देगा। करंट अफेयर्स में भी आप यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करिए। सारे फैक्ट्स आपको डालने हैं। जैसे कि अगर जनरल स्टडीज़ में आपको क्वेश्चन आता है कि भारत की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट कैसे बनेगी, तो आपको सारे पॉइंट्स डालने हैं। क्या क्या पॉलिसी हैं गवर्नमेंट्स की, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा, कैसे इनिशिएटिव ने कितना बदलाव लाया है भारत में, और आगे बढ़कर इन पॉलिसीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम किस किस देश के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, क्या चाइना हमसे आगे निकल जाएगा या हम आगे निकलेंगे, और हम लोग कैसे मार्केट्स डेवलप कर रहे हैं, कैसे सप्लाई चेन्स मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम लोग सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अभी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, बजट में क्या कहा गया है। तो एक प्रश्न के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत से एंगल्स होते हैं। इसको आप समझकर जब आंसर लिखेंगे, ठीक से उसे सुंदरता से उसको अंडरलाइन करेंगे, मेन पॉइंट्स को सब जगह नहीं, कहीं कहीं अंडरलाइन करेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपकी नॉलेज डीप है, आपने सभी पॉइंट्स को कवर किया है एवं आपको उसमें अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप मेंस में अन्य कैंडिडेट्स की अगेंस्ट आप खड़े हैं, compete कर रहे हैं, तो आपके आंसर जितने सटीक होंगे, जितने कंसाइज होंगे, जितने पूरे फैक्ट्स को, रेलिवेंट फैक्ट्स को देते हुए आप आंसर लिखेंगे, स्पीड में लिखेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, समय पर पूर्ण करेंगे, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा चला जाएगा। कई बार आपको रेफरेंस बुक्स भी देखने पड़ सकते हैं। किसी किसी विषय पर एक ही किताब में पूरे पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं कई बार, तो आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको आपको रेफ़र करना पड़ेगा, ताकि आपको लगे कि आपने जो जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि इसमें इंक्लूड होने चाहिए, कुछ कमी रह गई है, तो रेफरेंस पॉइंट्स के लिए आप इन रेफरेंस बुक्स को एक मार्क कर लें कि इन किताबों से हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या तो आप उसको फ़ोटोकॉपी करा लें, जो आपके रेलिवेंट पॉइंट्स हैं फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रखें और इनको बार बार पढ़ें, जिससे कि आपके टॉपिक पर जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसको आप अपने आंसर शीट में कवर कर सकें। तो रेफरेंसिंग के लिए भी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, और इन पुस्तकों को जानने के बाद आपको लगेगा कि ठीक है, आपका आंसर अब कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक पुस्तक में सभी पॉइंट्स का समावेश हो, यह कम ही मिलता है। तो रेफरेंस बुक्स कौन से हैं, आंसर्स कैसे लिखे जाएं, इस पर आप ध्यान दीजिए।
आपके 2 लैंग्वेज के जो पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश के अलावा ऐसे राइटिंग, और 4 GS पेपर्स जो हैं उनमें कैसे आंसर लिखे जाएंगे, इसके संबंध में मैंने आपको अभी आज थोड़ा गाइड किया है। अगली बार मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी आगे बताऊंगी। तो इन टिप्स को लेते हुए आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और एक स्ट्रेटजी और एम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर उधर पढ़ लिए। आप जिस टॉपिक पर आपका ध्यान केंद्रित है, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इस साल भी आएगा, उस टॉपिक पर आप विशेष रूप से ध्यान करें एवं उसको पूरी तरीके से मास्टर कर लें, क्योंकि मास्टर करने बिना यह एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होना काफ़ी मुश्किल है। तो जो भी टॉपिक्स आप चुने, जो भी क्वेश्चंस आप चुने, एक तो चॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट पे आपको पूरी यकीन है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं एवं इस पर सभी एस्पेक्ट्स पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को ही आप चुनें, उसका आंसर संपूर्ण रूप से दीजिए। एवं कई बार गलत चॉइस ऑफ क्वेश्चंस करने से भी मार्क्स की हानि हो जाती है। अगर आपको जिस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम जानकारी है, वैसे क्वेश्चन ना चुनें। जिस क्वेश्चंस के बारे में आपको पूर्ण जानकारी है एवं आप पूरी तरह उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप मेंस में चुनें। चॉइस रहती है हर बार, इसलिए चॉइस का इस्तेमाल करें और जिस टॉपिक पर आपको एक आत्मविश्वास है कि हाँ, इस टॉपिक को आप जानते हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं, सभी एस्पेक्ट्स को लेते हुए आपने रेफरेंस किया है, आप फैक्ट्स जानते हैं, सभी रेलेवेंट पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन को चुनते हुए उसका जवाब एक सीमित समय में अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करते हुए देने का प्रयास करें। तो इन गाइडेंस टिप्स के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने प्रीलिम्स पास किया है। अब आप आगे जाकर मेंस की तैयारी सफलतापूर्वक करें। धन्यवाद।